श्री गुरुदेव दत्त। कहीं सखाओ का क्वेश्चन है, बार बार आते ही रहते कि सर क्या फिर से नोटबंदी होगी। अभी के माहौल में तो नहीं होगी, कि जब इंटरनेशनल टोटली मनी क्राइसिस और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो भी जिस प्रकार से बिगड़ गया और ड्यू टू पेट्रोल डीजल के भाव की वजह से, तो आप जानते ही हैं कि सभी प्रकार की चीज़ें महंगी होंगी। आपका खर्चा, घर खर्चा करीबन डबल की ओर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार नोटबंदी तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ दूसरी पद्धति अपनाएंगे। जैसे कि भाई आगे 2000 की नोट के बारे में बोला था, वैसे ही कि 500 के नोट है ना, वो अब चलन में से धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट में जमा कर दो। ऐसा कल से ये नोट चलेगी ही नहीं, ऐसा फरमान करेंगे तो ये डूबती नाव है वो और डूब जाएगी। मतलब लोग तो पायमाल हो रहे हैं, है ना, तो और पायमाल हो जाएंगे। तो हाल की जो इंटरनेशनल परिस्थिति है, वो परिस्थिति में कोई भी सरकार, भारत सरकार हो या कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार हो, वो करेंसी को बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि उससे और मतलब अफरा तफरी मच जाएगी। तो जिनके पास मतलब 2 नंबर ही पैसा है, उनको अपने आईटी एक्सपोर्ट को मिल के इस प्रकार की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब जब भी कभी भी सरकार का ऐसा फरमान हुआ कि हमने 500 की नोट बंद कर दी है, 200 की नोट बंद कर दी है, 100 की नोट बंद कर दी है, एक बात बता रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में आप अकाउंट में अपने पैसे डालोगे तो रिटर्न में कैसे बताओगे? ठीक है ना। तो अभी से आईटी रिटर्न आप जो भी भरने जा रहे हो, हर साल भरते हो, उसमें अभी से तैयारी आपके आईटी एक्सपर्ट चार्टर अकाउंट से मिलके अभी सी तैयारी कर दो, क्योंकि वो परिस्थिति आनी है, लेकिन अब के माहौल में नहीं आएगी। क्योंकि जो माहौल है अभी पूरा विश्व का, तो पूरे विश्व का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल और गैस की वजह से सभी चीज़ें में महंगाई आएगी, बेकारी आएगी। बेकारी तो आप पूछ रहेंगे तो कैसे? देखो, समझो कि कोई, हाँ अभी बता क्या बताएं, हाँ बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है। तो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो जैसे ही उसकी फैक्ट्री पे आटा या जो भी शक्कर जो भी माल आता होगा, तो वो कहाँ से आएंगे? तो वो आएंगे ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से, या दूसरे जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट के हैं। तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले भी भाव बढ़ाएंगे। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, जो बिस्किट बनाने वाला कंपनी हो, या कोई भी दूसरी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। उसका कॉस्टिंग बनेगा तो वो आपके ऊपर ही डालेगा। तो 5 रुपए का बिस्कुट या तो 7 रुपए में मिलेगा या 8 रुपए में मिलेगा, है ना। कहीं बिस्किट कंपनियों के हम देखते हैं कि उनके टेस्ट भी बदल रहे हैं, क्वांटिटी भी बदल रही है और क्वालिटी भी तो ऐसा कुछ ना कुछ वो जुगाड़ करेंगे, तो वो आखिर आएगा तो फाइनल यूज़र पे ही। जैसे जीएसटी किसको आता है? फाइनल यूज़र पे ही आता है, चाहे वो जीएसटी का रिटर्न भरता हो कि नहीं भरता हो, है ना। आप और मेरे जैसे जिसको जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं, जीएसटी का रिटर्न नहीं भरते, तो हम हर चीज़ पे जीएसटी पे करते हैं और उसका रिटर्न हमको नहीं मिलता है। उसी प्रकार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से आपकी जीवन जरिया की जो भी चीज़ है, जो भी कपड़े से लेकर खाना पीना तक, है ना, वो सब जगह पर ये इसकी जो महंगाई होगी उसका मार पड़ेगा। तो आपका खर्चा करीबन 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब समझोगे आपका खर्चा भी 10,000 का है तो 15-16 हज़ार का हो जाएगा। तो मैंने जिसको भी बोला है कि प्लान भी रेडी रखो, आपके 1 साल का घर का खर्चा है उसके हिसाब से सेविंग्स रखो, तो आप समझो कि आपका महीने का घर खर्चा 30,000 है। तो आगे आपका घर खर्चा 45,000 होना है। उसके हिसाब से 1 साल का पैसा आपके घर में होना चाहिए। बैंक की तो मैं सलाह पहले से ही नहीं, क्योंकि गांठे बांधी मुंडी लाख नहीं। हमारे पूर्वज ये अपनी कमर के ऊपर पैसे सोने चांदी की गिंडी रखते थे, है ना, या कोठियों में रखते थे। तो वैसे आपका 30,000 का भी घर खर्चा है, तो आगे 45,000 का हो जाएगा।
जिसका 10,000 का है उसका 15 हो जाएगा, जिसका 25,000 है उसका 40,000 हो जाएगा। समझे? तो इसके हिसाब से आपको 1 साल के पैसे रखने हैं। उसी प्रकार से आपको दवाइयों का स्टॉक रखना है। 6 महीने की दवाई का स्टॉक मेंटेन रख के चले। अभी से 6 महीने के लिए एक्सपायरी डेट, फिर अगले महीने हर 1 महीने की खरीदते रहें और 1 महीने की आपकी यूज होती रहेगी, तो आपके पास 6 महीने का बैलेंस होता रहेगा। उसी प्रकार अनाज में भी ऐसा ही कीजिए, है ना। स्टॉक रखिए, लेकिन फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, तो वो पुराना थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी। तो आपको इस प्रकार से सज्ज रहना है। तो नोटबंदी आएगी तो इस प्रकार से आएगी, इमरजेंसी आएगी तो इस प्रकार से आएगी कि आपका हर महीने का 30,000 का खर्चा 45,000 48,000 तक जाएगा। समझ में आए? हाँ। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्टिंग बनेगा, महंगाई बढ़ेगी, और हाल की परिस्थिति में आप देखो लोग खरीदने से भी बचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि सोना मत खरीदो, देश विदेश की टूर पे मत जाओ, ठीक है ना, ये फालतू खर्चा ही सब बंद कर दो। तो जैसे जैसे परिस्थिति के हिसाब से लोगों के खर्चे बंद होंगे, वैसे वैसे उस प्रकार के जो भी बिजनेस वाले हैं वो सब बेकार होते जाएंगे। आप सुबह चाय में 4 बिस्कुट खाते हो तो 2 खाना शुरू कर देंगे, है ना। तो उसी प्रकार से फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इतना होगा नहीं, माल इतना बिकेगा नहीं, और स्टाफ का पगार, है ना। हमारे सूरत में आपको मैं एक बात बता रहा हूँ जिससे आप समझ में आए, एकदम रियल स्टोरी। सूरत में डायमंड में मंडी आने से पहले हमारी साइट पे भी जो लोग आते थे, बच्चे कहीं लाख आते, मेरा 1,00,000 रुपया पगार है, 1,25,00,000 रुपया पगार है, 1,50,000 पगार है, सर मुझे मकान चाहिए। तो मैं उनको भी पूछता था कि अगर सडनली डायमंड में मंडी आ गई तो आप ये लोन के किस्तें कैसे भरो। उस टाइम से बोल रहा था जब ये परिस्थिति नहीं थी, तब सूरत में डायमंड में मंडी भी नहीं आए। उसके पहले ही मैंने उनको अगम चेतावनी दे दी, मुझे दिख रहा था कि आने वाली। हाँ, तो वो 1,25,00,000 वाले, 1,50,000 वाले पगार वाले, उनके खर्चे भी ऐसे थे। 15-20 लाख की गाड़ी ले ली थी, फ्लैट ले लिया था। हम ऐसे नहीं ऐसे बोलते ना, हमारे घर से टीवी से लेके कहीं तो हम जाते हैं मॉल में तो 0 डाउन पेमेंट ले लो, स्कूटर ले लो, बाइक ले लो, एक्टिवा ले लो, 4 व्हील ले लो। तो हम यही समझ के चलते हैं चलो हमारी 1,00,000 1,50,000 की इनकम है, ठीक है, 2 लाख की इनकम है, तो हर महीने आते रहेंगे, किस्तें भरते रहेंगे। ऐसे भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं बताते लोग, 0 डाउन पेमेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब 45,000 का टीवी हो तो 45,000 का ही EMI टोटल आएगा। तो ऐसी बातों में हमको लपेट के पूरा हमारा जीवन ही EMI हो गया है। जैसे हमारी सांसें चलती रहती है उसी प्रकार हमारा जीवन ही EMI हो गया। EMI से हमें बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने जो आपको बताया कि वो डायमंड में सडनली, वो सूरत के डायमंड इंडस्ट्री में सडनली मंदी आई, 1,25,00,000 1,50,000 पगार वाले कारीगर को 25-30 हजार भी नहीं मिल रहे थे। अभी वो 30,000 में अपने घर का खाना खाएगा, बीवी बच्चों के साथ बैठ के, कि ये सब किस्तें भरे। तो कई बैंक के डिफॉल्टर हो गए। आज वो परिस्थिति है, कई बैंक वाले डायमंड वाले को लोन ही नहीं देते, ऐसा माहौल हो गया। तो प्लान भी नहीं रहने से ऐसी परिस्थिति लोन लेने वाले की भी होती है। तो आगे जो मेरे से बरसों से सुनते हैं, मैंने बोला है कि 5 लाख की लोन लो आप, तो आपके पास 5 लाख का गोल होना चाहिए, 5 लाख की कोई मिलकत होनी चाहिए कि सडनली ऐसी परिस्थिति आए तो वो चीज़ बेच के भी आप वो लोन भरपाई कर सकते हो। अभी ऐसे माहौल में इतना बड़ा देश में कहीं डिफॉल्टर बनेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का माल ही नहीं बिकेगा। तो उसका स्टाफ लुट जाए। आपकी कोई दुकान लेके बैठे हो, है ना, 10-12 कारीगर, आपकी दुकान नहीं चलेगी तो आप कारीगर कम करते जाओगे, स्टाफ कम कर दो, तो वैसे कंपनियां करेगी। वो स्टाफ ने इस प्रकार से लोन लिया था, जैसे मैं डायमंड वाले को बताया, सबके घर पे ताला लग गया है बैंक वाले का। बैंक वाला क्या करेंगे? बैंक वाला क्या करता है मैं बताता हूँ। कई बिल्डरों ने भी ऐसे पाप किए हैं, पूरी सोसाइटी के पूरे मकान पे लोन ले लेते हैं।
और 10 लाख की मिलकत 20 लाख में बचा के बैंक से 15 लाख की मिलकत ले ली, ऐसा भी हमने देखा है। हाँ देखा है, सुना है मतलब। फिर 15 लाख की मिलकत वो किस्तें ही नहीं भरते, तो फिर बैंक नीलामी करते रहे। एक्चुअल में वो मकान 10 लाख का होता है, तो बैंक को बेचना पड़ता है 5 लाख में, तो 10 लाख का चूना तो बैंक को ऐसे ही लग जाता है। तो ऐसे बहुत डिफॉल्टर बढ़ेंगे, ऐसे करने वाले भी बढ़ेंगे, और जो सही मायने में जिसने सही मिलकत ली है, सही भाव से लिए, वो क्या करेगा? अपने बीवी बच्चे को खिलाएगा या बैंक के किस्तें भरेगा? तो बैंक के ऊपर प्रेशर आएगा। और ऐसे माहौल में लोग, मैं हम जैसे तो बता रही है ना कि एफडी मत रखो, अपने पास 1 साल का पैसा रखो। तो सब लोग अपने पास पैसा रखेंगे, अपनी एफडी निकालेंगे, सेविंग्स निकाल देंगे। तो बैंक को तो जिसने लोन लिया है वो भी पैसे नहीं देंगे, और जिसने एफडी रखी है वो भी निकालेंगे, तो बैंक कहाँ जाएगा? बैंक फिट, बैंक गया, बाजार गया। सबसे पहली मार तो रियल एस्टेट को ही पड़ने वाला, अभी से मैं देख रहा हूँ। अभी से मैं देख रहा हूँ, मेरा तो उसके साथ ही सब नाता है, तो अभी से मैं देख रहा हूँ, कोई इंक्वायरी नहीं है। माहौल में लोग डर जाते हैं, नौकरी चली गई तो मैं किस्तें कैसे भरूंगा? अभी तो बैंक वाले भी 20% 25% डाउन पेमेंट भरवाते हैं। तो 50 लाख का फ्लैट लिया तो 12-15 लाख तो बैंक वाले आप भरवाते हैं आपके, उसके बाद की लोन देते हैं। 50 लाख का लोन तो 30-32 लाख की लोन देते हैं, तो 18 लाख को आपको अपने घर से ही लाना पड़ेगा। और आप डिफॉल्टर हो जाएगा तो आपका 18 लाख भी जाएगा, फ्लैट भी जाएगा, मतलब आपकी सेविंग भी जाएगी और मकान भी जाएगा। और ये आगे बहुत होना है। और वो फिर तो बैंक वाला अपने पैसा निकालने के लिए, उसने तो 30 लाख का लोन लिया था आपको, वो तो 30 में भी बेच देगा। समझ में आता है मेरे को? वो 50 लाख का फ्लैट बैंक वाला अपना 32 लाख 30 लाख का जो लोन लिया था आपको, तो वो निकालने के लिए वो 30 लाख में भी बेच देगा। तो बिल्डर के प्रॉपर्टी के भाव भी टूट जाएंगे, करीबन आधे में बिकने लगेंगे। ये बहुत कुछ होना है। तो मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, इसमें ये बहुत कैलकुलेशन है कि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट मत करना, शॉप में इन्वेस्टमेंट मत करना, एक अच्छा मकान है तो दूसरे मकान में फालतू इन्वेस्टमेंट मत करना। तो लोग भी इन्वेस्टमेंट भी कैसे करते हैं? पूरे पैसे नहीं होते, 50 लाख भर दिया, करोड़ का मकान ले लिया, ऐसा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर महीने उसकी 1-1.25 लाख की किस्तें भर दी। क्या सिस्टम है? बच्चे का 1.5 लाख का पगार होता है और वो लाख करोड़ 1.25 करोड़ का मकान ले लेता है। 25-30-35 लाख 40 लाख डाउन पेमेंट भरता है, हर महीने लाख रुपए की किस्त आती है, 1.5 लाख का पगार। क्या जिंदगी जीते लोग हैं? पूरी जिंदगी टेंशन में ही रहते, 20-25 साल तक वो किस्तें चलती ही रहती। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए लोग क्या क्या जुगाड़ करते हैं। रात की नींद खोते हैं, फिर ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट अटैक आता है, कई बीमारियां आती है। माना कि आपकी 1-1.5 लाख की नौकरी है, हर महीने उसमें से किस्त जाती है? लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, नौकरी चली जाए, है? तो आज तक जितने पैसे भरे बैंक वाले, तो उसके पैसे निकाल के लेके आपका 1.25 करोड़ का मकान 75 में भी बेच देंगे। उसके जितने पेंडिंग है ना, उतना भी पैसा है तो बेच देंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आप 1.25 करोड़ का मकान लो, 1.5 करोड़ का लो या 50 लाख का लो, बराबर। उसमें आप 25 लाख की लोन लो या 50 लाख की लो, इसका इतना आपके पास गोल होना चाहिए। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में आप गोल बेच के अपना मकान रिलीज नहीं करते, छुड़वाते नहीं, तो बैंक वाले तो जितना पैसा उसका बात है उतने में बेच देंगे, आपके सब पैसे भी जाएंगे और आप जीरो हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब समझ में आया? कई दिन से लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो वो सब माहौल हम अभी आगे हम देखेंगे, अगर ये मिडल ईस्ट की जंग नहीं अटकी तो। रसिया यूक्रेन की वॉर से इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था दुनिया फाइनेंशियली, जितना मिडल ईस्ट की जंग से आगे होने वाला है। अभी देखो सोने चांदी के बाजार की देख लेना हालत क्या होने वाली है। बहुत तेजी चल रही थी, है ना? कई ज्वेलर्स ने अपना स्टाफ भी बढ़ा दिया होगा, कई नए बच्चे ये कारीगिरी भी सीखे होंगे, है ना? अभी जैसे इनके ऊपर प्रेशर आया, अभी आगे और आने वाला है ना? हाँ, तो ज्वेलर्स वाले एक सब
उनका माल ही नहीं बिकेगा तो कारीगर को रखेंगे क्या? क्यों रखेंगे? वो हल्के हल्के पहले एक को फिर दूसरे को धीरे धीरे उसको हिसाब दे देंगे, भैया माहौल सुधरेंगे बुलाएंगे, बस। और क्या कर सकते हो? अपने घर से आपको 6 महीने 1 साल खिलाएंगे आटा, पगार देंगे। बहुत बहुत बड़ा होगा तो आपको 6 महीना 8 महीना। और वो बहुत बड़ी बड़ी है ना, जितने जिन्हें वो लिमिटेड कंपनी जैसे है, बड़ी बड़ी जिनका बहुत नाम आता है, बहुत एडवर्टाइज भी आता है टीवी पर, ये सब है ना, वो भी क्या करेंगे? 6 महीना 8 महीना साल आपको पगार देंगे, सैलरी देंगे। फिर बड़े बड़े शोरूम का खर्चा, लाइट बिल, सिक्योरिटी का पगार, स्टाफ का पगार, ज्वेलर्स का पगार, वो उधर ज्वेलरी बेचते उसका पगार, कहाँ से निकालेंगे? तो सब वो सब ने तो कुछ न कुछ, किसी न किसी का लोन का चक्कर चलता ही होगा, जैसे मैंने अभी बताया। हाँ, तो इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिसके प्लान भी नहीं है, लोन वाले का भी, और लाइफ के लिए भी, जो भी, जब सब जगह भी प्लान भी चाहिए। आपने 1 लाख का स्कूटर लिया तो आपके पास 1 लाख का गोल होना चाहिए। लोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सडनली आपकी जॉब चली गए तो बैंक वाले तो पहले एक चेक बाउंस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, फिर नोटिस आएगी, फिर आपका वाहन जब्त कर लेंगे। उनके वो सब गुंडे मवाली रोड पे ही खड़े रहते, तो वाहन बेच लेंगे, आपको बोलेंगे पैसे भर दो, गाड़ी ले जाओ। आप नहीं भर सकेंगे तो उनके जितने पैसे बाकी उतने में बेच देंगे वो लोग, आपका भरा हुआ पैसा सब चला जाएगा। समझ में आता हूँ? इसलिए लोन लेने वाले को भी मैं बरसों से, जो मुझे सुनते हैं उनको बरसों से मैं प्लान भी रेडी रखने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बता। तो गधा भी जाएगा और रस्सी भी जाएगी। तो ये ज्वेलर्स इंडस्ट्री, डायमंड में तो हालत थी पतली, कहीं ने तो धंधा ही बदल दिया। हाँ, फिर वो लोग सुसाइड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मतलब जब चलते हैं, लोन लेते हैं, ये सब करते हैं, तब ये सोचते नहीं। ये सोचना मतलब ही प्लान बी। जिसने भी प्लान बी का नहीं सोचा, और जिसने भी जो भी लोन लिया, जो भी साहस किया, वो गया, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। और ये टाइम अभी और बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की जो वार्निंग है, तो यही वार्निंग है। ये 3 बातों में ही बहुत कुछ सीखना है। तो केवल सोना खरीदने वाले, केवल विदेश जाने वाले, केवल पेट्रोल डीजल का यूज करने वाले, ये सबके लिए वार्निंग है। क्योंकि पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट सभी प्रकार के बिजनेस और जॉब पे होगा, और फिर यही हालत होगी, आपके चेक बाउंस हो गए, आप घर से बाहर जाओगे, बस। और सब चीज महंगाई बढ़ जाएगी। मैंने बोला 30,000 जिसका घर खर्चा है, उसका 45,000 48,000 हो जाएगा। इसके हिसाब से सब रेडी रखिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि कर साहब बीमारी आएगी। बीमारी आगे कोरोना जैसी आए तो वो वॉर होगा, बायोलॉजिकल वॉर होगा। परमात्मा कोई बीमारी फैलाते नहीं है। महाभारत जो हुआ था उस टाइम भी भगवान कृष्ण निष्पक्ष थे, वो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। इस प्रकार इस बार भी भगवान खुद कहीं कुछ नहीं करने वाले। मतलब ऐसा बीमारी जो होगा प्रकृति का पर होगा, मानव सहज होगा। मानव सहज मतलब ये युद्ध और जो सब अभी हम मिडल ईस्ट और रशिया यूक्रेन का देख रहे हैं, वो सब, भारत पाकिस्तान चाइना, ये सब, परमात्मा इतने दयालु है, करुणामय है, वो ऐसी बीमारी नहीं आने देने वाली। और जो भी बीमारी फैलेगी, है ना, तो भविष्य मालिका भी बोले कि 64 योगिनी है तो 64 प्रकार की फैलेगी। तो वो 64 प्रकार की ऐसे अस्त्रों शस्त्रों से फैलेगी, जो उसको बायोलॉजिकल वॉर बोलते हैं। तो जब वॉर की परिभाषा सब स्टार्ट हो जाए, सभी जगह दिखने लगे, तो फिर वो उस तरह आ सकती है। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव।